बारिश के कहर में पेड़ के नीचे 10 तरह के चाय पकौड़े बेचने वाली बहू। माँ जी लाइए, वो दूसरी बोरी भी दे दीजिए, उसे भी सिल दूं। बहू तू क्यों इतनी मेहनत कर रही, मुझे दे, मैं सिल दूं। अरे नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ और ऐसे काम करने की तो आदत है, आप रहने दीजिए। पर भाभी आप ये बोरी सिल क्यों रही है? काफी बड़ी हो गई है। पिछली बार के बरसात में घर के छत से कितना पानी टपक रहा था, तो सोचा कम से कम इस बोरी को जोड़कर छत के ऊपर डाल दूंगी तो थोड़ी बहुत तो बारिश से हम बच ही जाएंगे। वैसे भी काफी कमजोर है नंजी, और अब तो मानसून शुरू हो गया है। तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ऐसे ही ईशा बोरी सिलकर खाना बना रही होती है कि तभी मौसम का रुख बदल जाता है और आंधी चलने लगती है, जिससे खिड़की पर जो लकड़ी से बनी दरवाजे हैं टूटकर नीचे आ जाते हैं। बाप रे बाप, कितनी तेज आंधी चल रही है, मुझे लगता है बारिश आने वाली है। और तो खिड़की भी टूट गई। मामा देखो ना, घर में कितनी मिट्टी आ गई। हाँ भाभी देखो ना, हमारी छत भी काफी हिल रही है, कहीं हमारी छप्पर की छत टूट ना जाए। अरे नहीं मीरा, शुभ शुभ बोलो, वरना हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे। हमारे पास इकलौता यही एक सहारा है। अगर बारिश हो गई तो गजब हो जाएगा। कुछ देर में झमाझम बारिश होने लगती है। धीरे धीरे घर में जगह जगह से पानी टपकने लगता है। माँ जी बारिश शुरू हो गई, हमने अपनी छत पर कुछ रखा भी नहीं, न जाने अब क्या होगा। हे भगवान, अगर बारिश और आंधी ऐसी ही चलती रही तो कहीं हमारा कमजोर घर भी टूट ना जाए। प्लीज भगवान ऐसा मत करना, वरना हम सब बेघर हो जाएंगे और हम सभी को फुटपाथ पर सोना पड़ेगा, मेरे दोस्त डोलू की तरह। अरे डोलू बेटा, ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हम सभी है ना तुम्हारे साथ। माँ जी पानी टपकना शुरू हो गया है, कहीं कपड़े या राशन खराब ना हो जाए। हमें सारा सामान कोने में करना होगा, जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ पर बर्तन लगा देते हैं। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। कि तभी सामान को हटाकर छोटे छोटे पतीले बर्तन रख देते हैं, जिससे बारिश का पानी उनमें इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था। बहू अभी भी बारिश का पानी घर में आ रहा है, ऐसे बात नहीं बनेगा। तूने जो बोरी सिल कर रखा है उसे हमें ही अब छप्पर पर डालना पड़ेगा, ताकि बारिश का पानी घर में आने से रुक जाए। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा, ये काम मैं और नंजी कर लेंगे। फिर दोनों नंद भाभी मिलकर प्लास्टिक से बनी बोरी को छत पर डालते हैं, जिससे घर में पानी आना बंद हो जाता है। कुछ देर बाद बारिश में भीगकर गौरव घर आता है। गौरव बेटा, तू आ गया, तू तो पूरा भीग चुका है। जा जाकर पहले अपने कपड़े बदले, वरना तुझे बुखार चढ़ जाएगा। बिन बादल बरसात का हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। ये घर की क्या हालत है, सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है माँ? ऐसा ही रहा तो हम कहाँ सोएंगे? ये बारिश थमने का नाम नहीं लेगी, तभी ना कुछ होगा। अगर कहीं ये छत भी टूट गई तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। बस ये बारिश बंद हो जाए, वरना पूरा घर बारिश के पानी से भर जाएगा। अरे ईशा भाभी, जल्दी से ये बर्तन के पानी को बाहर फेंकते हैं, वरना यहाँ भी गीला हो जाएगा। हाँ। दोनों नंद भाभी मिलकर बर्तनों के पानी को बाहर फेंकती हैं। कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है, जिसके बाद ईशा सबके लिए खाना बनाती हैं और सब खाकर सो जाते हैं। फिर आधी रात को बारिश फिर से होने लगती है, जिससे सभी को नींद से भी हाथ धोना पड़ता है। मामा, मेरे ऊपर बारिश का पानी खिड़की की तरफ से आ रहा है। गोलू की ये बात सुन सबकी नींद टूट जाती है, जिससे ईशा जुगाड़ लगाकर खिड़की पर अपनी फटी साड़ी को बांध देती है, जिससे बारिश का पानी आना थोड़ा कम हो जाता है। सास गोमती कहती हैं, गोलू बेटा, तू इस तरफ आ जा, इधर सूखा है, हम सभी यहीं पर थोड़ी थोड़ी जगह में सो जाते हैं। कल सुबह देखेंगे क्या करना है इस खिड़की का। जी माँ जी। फिर थोड़ी सी जगह में सब जैसे तैसे सो जाते हैं। घर में जो बारिश का पानी खिड़की की तरफ से इकट्ठा हुआ था उसे बाहर निकालते हैं। अगले दिन धूप आ जाती है। माँ जी, धूप निकल गई, मुझे नहीं लगता आज बारिश होगी। खिड़की के लिए हमें छप्पर पर जो बोरे के प्लास्टिक को बिछाया है, क्यों ना हम बोरे को जोड़कर खिड़की पर भी लगा दें, ताकि मजबूती बनी रहे और बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। हाँ बहू, ये सही रहेगा। इसके बाद ईशा वो बोरी जोड़कर खिड़की पर लगा देती हैं और फिर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और गौरव भी अपने काम पर चला जाता है। जिसके बाद ईशा दाल चावल बनाती हैं। माँ जी, मीरा, गोलू, आ जाए, खाना लग गया है। ईशा ने जो बोरी को जोड़कर अपनी चप्पल और खिड़की पर लगाया था वो काम आता है, जिससे अब बारिश का पानी घर में नहीं आता। ऐसे ही एक दिन ईशा और मीरा काम से बाहर जाती हैं
कि उन्हें कुछ दूरी पर अरबी के पत्ते और बैगन के पौधे दिखते हैं। अरे नंद जी, क्या हुआ? यहाँ क्यों रुक गई? भाभी देखो ना, यहाँ कितने सारे अरबी के पत्ते और बैगन लगे हुए हैं। मेरा तो चटपटा खाने का मन कर रहा है। वो तो ठीक है नंद जी, भला इससे क्या चटपटा बनेगा? अरबी और बैगन की तो सब्जी बनती है। मेरी प्यारी भाभी, हम इसके पकौड़े बना सकते हैं। आपके हाथ से बने पकौड़े तो कितने स्वादिष्ट होते हैं। और तो बहुत दिन हो गए घर में पकौड़े बने हुए। हाँ नंद जी, घर में थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ है, उसमें मिलाकर हम चटपटे पकौड़े बनाएंगे। मीरा और ईशा ढेर सारे अरबी के पत्ते और बैगन तोड़ती हैं और घर आकर उन्हें अच्छे से धोकर अरबी के पत्ते और बैगन के पकौड़े बनाते हैं। सभी घर वालों को ईशा के बने हाथों के पकौड़े बेहद पसंद आते हैं। भाभी, ये अरबी के पत्ते के पकौड़े काफी स्वादिष्ट बने हैं। मिर्च की चटनी ने तो इसका स्वाद 3 गुना बढ़ा दिया है। आज से पहले मैंने अरबी के पत्तों के पकौड़े कभी नहीं खाए थे। और बहू, ये भी नहीं पता था कि ये इतने अच्छे बनते। सुना तो काफी था, लेकिन आज तेरे हाथों से खा भी लिया। माँ जी, मेरी माँ हमेशा महीने में 1 से 2 बार अरबी के पत्तों के पकौड़े और आलू के पकौड़े बनाकर खिलाया करती थी। मुझे उनके बने हाथों से पकौड़े खाना बहुत पसंद था। सभी ईशा के बने हाथों के पकौड़े बड़े ही चाव से खा रहे होते हैं कि तभी पकौड़े की खुशबू से उनके घर फूलमती अम्मा आ धमकती है। कोमती, तेरे घर क्या बना है? बड़ा ही स्वाद आ रहा है। पूरे गांव में इसकी खुशबू फैल गई है। अरे फूलमती अम्मा, पैर लागू। अम्मा, आपकी बहुरिया ने पकोड़े बड़े ही स्वाद बनाए हैं। आओ बैठो, तुम भी चखो इन पकोड़े को। क्या ही गरम गरम पकोड़े बनाए हैं। मजा ही आ गया इन पकोड़े को खाकर। अरे गोमती, मैं तो कहती हूँ तू इस पकोड़े की दुकान लगा ले, तो तेरे ये पकोड़े बहुत ही बिकेंगे। फूलमती अम्मा की बात सुनकर ईशा के दिमाग में एक विचार आता है। अरे ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची? अम्मा ने जाने अनजाने में कितनी अच्छी बात बोल दी। हमारे साथ साथ फूलमती अम्मा को भी ये पकौड़े कितने पसंद आए। क्यों ना हम अपना पकौड़े की दुकान खोलें, खूब बिकेंगे। ख्याल तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है बहू, मुझे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह गौरव भी मंजूरी दे देता है, जिससे ईशा पड़ोस की विमला से कुछ पैसे उधार पर लेती है। पकौड़े का सामान बाजार से खरीदकर पकौड़े बनाती और अपनी सास गोमती के साथ पकौड़े की रेडी का स्टॉल घर के बाहर लगाती है। बारिश के पानी से बचने के लिए अपनी रेडी पर एक बड़ा सा पन्नी का तिरपाल लगाती है। अरे वाह वाह, कितना बढ़िया पकोड़े हैं। आपके यहाँ के खाकर मन तृप्त हो गया। अरे सच कहा, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। मुझे एक और प्लेट दो पकोड़े की। बारिश के मौसम में उनके पकौड़े स्वाद ले लेकर खाते हैं। ईशा की पहले ही दिन बहुत अच्छी कमाई होती है, पहले ही दिन जिससे पूरा परिवार बहुत खुश होता है। ऐसे ही समय बीतता है और ईशा के पकौड़े बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाती हैं। फिर एक रोज, अरे गोमती अम्मा, काश की पकौड़े की और भी वैरायटी होती। ये बैगन के और अरबी के पत्तों के अलावा जैसे आलू, गोभी, मटर, पालक और भी कई तरह के पकौड़े। अरे भाई, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। ऐसा हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इस बारिश के मौसम में तो मजा ही आ जाएगा तरह तरह के पकौड़े खाने में। फिर एक रोज ग्राहकों की ऐसी इच्छा सुनकर ईशा भी विचार करती है, क्यों ना हम तरह तरह के पकौड़े की वैरायटी रखें, ताकि जिससे लोग निराश होकर हमारे यहाँ से न जाएं, वो अपनी मनपसंद पकौड़े खाएं। अब ईशा ऐसा ही करती है। बारिश में तरह तरह की वैरायटी के पकौड़े बेचती है और ऐसे ही उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। गर्भवती काजल हाथों में खाना लिए तपती धूप में आम के बगीचे में जाती है, जहां उसका पति जमीन पर पड़े आम उठा रहा होता है। अरे पसीना आ गई काजल तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज लेट कैसे हो गई? आप तो जानते हैं माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। ऊपर से जेठानी जी हर छोटी बड़ी बात पर लड़ती है। उन्हीं की वजह से लेट हो गई। खुद तो सारा दिन एसी वाले रूम में बैठकर आराम करती हैं और मुझसे नौकरों की तरह 4 मंजिल का काम करवाती हैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। घर में बंटवारा हो जाए तो ही अच्छा है। काजल की बातें सुन अंकित उदास हो जाता है। कुछ देर बाद जब काजल घर जाती है तो उसकी जेठानी उसे लड़ना शुरू कर देती है। आ गई महारानी अपने पति को खाना देकर। घर में सिर्फ पति की ही परवाह है, हमारी नहीं। तुमने 4 मंजिल की सफाई तो कर दी, सफाई मेरे कमरे की। बहू, तू हर वक्त छोटी बहू पर क्यों नाराज होती है? माना कि वो गरीब घर से है, पर नौकरानी तो नहीं। ये घर उसका भी है। बेचारी ऐसी हालत में भी पूरे दिन काम करती है। अगर तू अपने कमरे की सफाई खुद कर लेगी तो क्या हो जाएगा? माँ जी, रोहित यहाँ नहीं रहते, इसलिए आप इसके साथ रहती हैं। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे कमरे में आओ
और सफाई करो। भूलो मत मैं तुमसे बड़ी हूँ। सिमरन अपनी सास की एक नहीं सुनती और जबरदस्ती काजल को सीढ़ियाँ चढ़ाकर ऊपर ले जाती है और अपने कमरे की सफाई करवाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब अंकित आम के बाग जा रहा होता है तो काजल एक हाथ में मैंगो शेक का ग्लास और दूसरे में ग्लूकॉन डी की बोतल लेकर उसे रोककर कहती है, अंकित जी, मैंने आपके लिए मैंगो शेक बनाया है, वो पी के जाना। बाहर बहुत गर्मी है। आप ये ग्लूकॉन डी लेकर जाइए, वहाँ काम करते हुए पीते रहना, पानी की कमी नहीं होगी। अरे वाह, पति की इतनी परवाह कि सुबह सुबह मैंगो शेक दिया जा रहा है और रास्ते के लिए ग्लूकॉन डी। पर मेरी जरा भी परवाह नहीं। मैंने कहा था कि मेरे लिए राजमा चावल बनाना, पर तुमने क्या बना रखा है? कढ़ी चावल। दीदी, राजमा चावल के लिए आपको एक दिन पहले बताना चाहिए था। सुबह सुबह राजमा चावल कैसे बनाती? ठीक वैसे ही जैसे अपने पति के लिए मैंगो शेक और कढ़ी चावल बनाया। बस भाभी, बहुत हो गया। अगर आपको राजमा चावल खाने हैं तो आप अपने लिए खुद बनाइए। मेरी बीवी आपकी नौकरानी नहीं है। अंकित बेटा, शांत हो जा। माँ, अब मैं और शांत नहीं रहूंगा। अब तो घर में बंटवारा होगा ताकि भाभी हमें चैन से जीने दे। उस दिन अंजलि खाने के पीछे इतना क्लेश करती है कि न चाहते हुए भी संजना को बंटवारा करना पड़ता है। बड़ी बहू, मैंने तुझे आम का बाग भी दिखा दिया। अब तुम दोनों फैसला करके बताओ किसे क्या चाहिए। बताना क्या है माँ जी, 4 मंजिल का घर मैं रखूंगी, आप इन गरीबों को आम का बाग दे दीजिए। मैं आम के बाग में नहीं रह सकती। ये आप मेरी प्यारी देवरानी और देवर को दे दो। वैसे भी देवर जी ज्यादा समय यहीं रहते हैं। कोई बात नहीं माँ, मैं वैसे भी सारा दिन यहीं रहता हूँ। मैं और काजल अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ माँ जी, मुझे इस आम के बाग में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप दे दीजिए जेठानी को वो 4 मंजिल का ससुराल। इस तरह बंटवारा हो जाता है। बंटवारे के बाद अंकित सारा सामान लेकर काजल को लेकर आम के बाग में जाता है, जहां दोनों पति पत्नी मिलकर अपने छोटे से घर की सफाई करते हैं और देखते हैं कि घर की खिड़की से एक आम की शाखा घर में आ रही है। ये शाखा भी अंदर आ रही है, चींटियां भी हैं। इसको बाद में देखता हूँ। काजल, तुम गर्भवती हो, तुम इस कुर्सी पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। मैं इधर से सारे आम हटा दूंगा और इधर सोने की जगह बना दूंगा। अंकित जी, हमारा घर तो इतना छोटा है, रसोई किधर बनाएं? काजल, जब तक कुछ दूसरा जुगाड़ नहीं हो जाता हमें घर के बाहर ही रसोई करनी होगी। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर साफ कर लेते हैं और आम की पेटी एक तरफ कर लेते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंकित बाग में जाकर आम तोड़ने लगता है और काजल घर से बाहर बैठकर खाना बनाती है। कितनी गर्मी लग रही है। शाम हो गई पर फिर भी धूप नहीं गई। मुझे तो माँ जी की भी चिंता हो रही है। माँ की फिक्र तो मुझे भी हो रही है। बस मेरा काम खत्म हुआ, अब घर में बैठकर आम की पेटियां बनाऊंगा, कल उन्हें बेचने के लिए जा सकूं। और उन चींटियों का भी जुगाड़ कर दिया है मैंने। अब इस तरह दोनों गरीब पति पत्नी अपने घर में बैठकर आम की पेटियां तैयार करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। पर गर्मी बहुत थी। वो फर्श पर पानी डालते हैं और दरवाजे पर गीली साड़ी लगाकर आराम से सोते हैं। पर अगले दिन काजल को उठने में देरी हो जाती है, तो अगले दिन उसे धूप में खाना बनाना पड़ता है और उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। वो जल्दी उठकर उल्टी करने को जाती है। काजल, तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब हो गई है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैं आराम करूंगी तो माँ जी के लिए खाना कौन लेकर जाएगा? और आपके साथ आम का बाग भी तो साफ करना है। कितने सारे काम है अभी। लो, पानी पियो। बस अभी आराम करो, मैं सारे काम कर लूंगा। गर्मी में परेशान अंकित अपनी बीवी को आराम करने देता है और खुद बैठकर खाना बनाता है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के लिए खाना पैक करता है और काजल अंकित से कहती है, आप रहने दीजिए, जाकर आम तोड़ लीजिए। अब मेरी तबीयत ठीक है, खाना मैं ले जाती हूँ माँ जी के लिए। काजल के काफी बोलने पर अंकित उसे इतनी गर्मी में अपनी माँ से मिलने जाने देता है और खुद डंडी से आम तोड़ने लगता है। तो वहीं काजल अपनी सास को खाना देकर आती है। समय बीतता है और जहां काजल अपने पति के साथ आम के बाग में गर्मी और धूप से परेशान अपने दिन काट रही होती है, तो वहीं आलसी और कामचोर सिमरन अपनी सास को हर वक्त ताना देती है। ऐसे ही सीढ़ियों से सास उतर रही थी, तो वहीं सोफे पर बैठी सिमरन KFC खा रही होती है और आसपास ऑनलाइन खाने के डिब्बे पड़े होते हैं। बहू, जब से काजल बहू गई है घर तो कबाड़ खाना हो गया है। तू तो बस बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है
और एसी में आराम करती है। मैं बुढ़िया 4 मंजिल आखिर कब तक साफ करूंगी? पिछले 1 हफ्ते से घर साफ नहीं किया है। क्या बात है, उसके जाने के बाद हर समय बस अपनी छोटी बहू के गुणगान करती रहती है। अरे इतना ही प्यार था उससे तो उसके साथ चली जाती ना। और रही घर के कामों की बात, नौकरानी ढूंढ रही हूँ और आपको खाना आपकी बहू लेकर आ रही है ना, तो फिर इतना मुंह क्यों बना रही हैं आप? सिमरन अपनी सास को ताना देने के साथ सारे गंदे बर्तन और रैपर वहीं जमीन पर गिराकर चली जाती है, जिसे बेचारी संजना उठाती है और खुद सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में एसी चलाकर बैठ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन 3 मंजिल की सीढ़ियों से उठकर सिमरन नीचे आती है। अरे माँ जी, अपने कमरे की सफाई कर रही हो तो मेरे कमरे की भी थोड़ी सी सफाई कर दो, मेरा कमरा गंदा हो रहा है। बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई सफाई नहीं कर पाऊंगी। तू जरा रसोई में मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बना कर ले आ। क्या? इतनी गर्मी में मैं नींबू पानी बना कर लाऊं? वो भी आपके लिए? मेरे बस की नहीं है। आपकी जब वो गरीब बहू आपको खाना देने आएगी उससे कह देना। इतना बोलकर जैसे सिमरन वहां से जाने लगती है, वो देखती है कि संजना बेहोश होकर जमीन पर गिर गई है। ये देख सिमरन डर जाती है। तभी वहां काजल आती है और जल्दी से खाना टेबल पर रख रसोई से पानी लेकर आती है और अपनी सास के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ऐसे ही आपकी तबीयत खराब रहती है, क्या जरूरत है आपको इतना काम करने की? बहू, अब तू तो है नहीं इस 4 मंजिल के घर में और ये कामचोर कुछ करती नहीं है। क्या करूं, खुद सीढ़ियां चढ़ती उतरती और काम करती हूँ। माँ जी, हमेशा तो आप अपनी गरीब बहू की ही तारीफ करती हैं, तो चली जाओ ना इसी के साथ। क्यों मेरे साथ रह रही हो? मैं खुश हूँ इस गंदगी में। अपनी सास को ले जाओ और अपने साथ ही रखना, मुझे नहीं रखना इन्हें। गलती करी मैंने ये सोचकर कि तेरा पति यहाँ नहीं है, तू अकेले कैसे रहेगी 4 मंजिल के घर में, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। पर मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चल बहू। उस दिन संजना दुखी होकर काजल के साथ उसके आम के बाग पर जाती है, जहाँ अब एक वक्त का खाना गर्मी में काजल बनाती तो वहीं दूसरी वक्त का खाना संजना। और कई बार जब संजना खाना बना रही होती है तो काजल बैठकर पेटी में आम भरती और अंकित पेड़ से आम तोड़कर लाता। समय ऐसे ही गुजरता है और बहुत जल्द रोहित घर आ जाता है और सभी के कमरे में एक एक करके जाकर ढूंढता है। सिमरन, सब कहाँ गए? घर में कोई नजर नहीं आ रहा और घर इतना गंदा क्यों है? आप यहाँ थी नहीं, इसलिए आपको कुछ नहीं पता। वो गरीब काजल पता नहीं खुद को क्या समझती है। महारानी खुद अलग हो गई तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं अपनी 4 मंजिल का मकान नहीं छोड़ने वाली। बंटवारा तुम्हें चाहिए तो तुम जाओ आम के बाग में। और उनके पीछे माँ जी भी चली गई। तुम मेरे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना, अंकित की बीवी गर्भवती है, बाहर इतनी गर्मी है, पर तुमने उन्हें हिस्से में आम का बाग दे दिया। अरे 4 मंजिल का मकान था, 2 मंजिल उसे दे देती बंटवारे में। तुम्हें बहुत शौक है ना इस 4 मंजिल के घर में रहने का। तुम खुद रहो इस 4 मंजिल के घर में, जहाँ मेरी माँ और मेरा परिवार रहेगा, मैं भी वहीं रहूंगा। इतना बोलकर रोहित सिमरन को वहीं छोड़कर तपती धूप में 4 मंजिल की सीढ़ियां उतरकर आम के बाग में जाता है और अंकित के साथ रहने लगता है। अब घर में अंजलि अकेली थी। उसका कमरा काफी गंदा हो चुका था। अब वो सास के कमरे में जाती है, जहां रोज वो बाहर का खाना खाती और रैपर वहीं छोड़ देती। इसी तरह 4 मंजिल के कमरे उसने गंदे कर दिए थे, जिसके चलते रोज बाहर का खाना मंगवा कर खाने की वजह से और एसी में बैठने की वजह से सिमरन की तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही वो बेड से उठती है उसे चक्कर आने लगते हैं। मैंने बंटवारे में अपनी गरीब देवरानी को आम का बाग दे दिया और खुद 4 मंजिला का घर में ही रहने लगी। पर मैं इस 4 मंजिल के घर में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। जब काजल मेरे साथ रहा करती थी तो मुझे हल्का सा जुकाम हो जाता था, तो वो सारी रात मेरे पास बैठी रहती थी, मेरी सेवा करती थी। पर फिर भी मैंने उसे हमेशा भला बुरा कहा। माँ जी ने मुझे बहुत समझाया, मैंने उन्हें भी खुद से दूर कर दिया। शायद इसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। पर अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मैं आज ही जाऊंगी और सबसे माफी मांगकर उन्हें यहाँ लेकर आऊंगी। सिमरन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोती हुई अपना 4 मंजिल के मकान से बाहर आती है और अपनी देवरानी के पास जाकर
उन सभी से उनकी गलतियों की माफी मांगती है। जहाँ सभी आम के बाग में खाना खा रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईंट पत्थर तो मकान बनाता है, घर तो तब बनता है जब अपनी साथ होते हैं। इस गर्मी में आप लोग कैसे रह रहे हैं? मैं अब आप लोगों को और आम के बाग में नहीं रहने दूंगी। आप सब मेरे साथ चलिए, नहीं चाहिए मुझे कोई बंटवारा। सिमरन के माफी मांगने पर सब उसे माफ कर देते हैं और अपने 4 मंजिल के घर में आ जाते हैं, जहां काजल एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।